सो हेलो एवरीवन, जय महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ एकेडमी। और आज हम लोग लेके आ चुके हैं टॉपिक नंबर 3, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले सीखने वाले मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो इससे पहले का जो भी हमारा सेशन था उसके अंदर हम लोग ने क्या सीखा था, उसके अंदर हम लोग ने डॉबिनर ट्रेड्स सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सीखा था। अब हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं मेंडेलीव जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का प्रोसेस समझाया हमें, और उन्होंने उस चीज को करने की कोशिश की। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल यानी कि मेंडेलीव जी का जो क्लासिफिकेशन का मेथड है, ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रास्ता खोल दिया था। इसके लिए मैं आपको वापस बता रहा हूं कि ये भाई जो टॉपिक है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इसके ऊपर गारंटेड क्वेश्चन 2027 के बोर्ड्स में पूछे जाने वाले। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, नोटबुक लेके रेडी हो जाना, और हम लोग चलो मिलके सीखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से पहले, तो ऑलरेडी हम लोगों ने डॉबिनर ट्रेड के बारे में सीख लिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में सीखा, और उन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किया बेसिकली उन्होंने भी वही क्राइटेरिया यूज किया, दैट इज एटॉमिक मास वाला। और सेम टू सेम चीज को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए मेंडेलीव आया, तो उन्होंने भी वही चीज किया जो उन्होंने पहले किया था बाकी लोगों ने, दैट इज एटॉमिक मास को इंपॉर्टेंस दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करते हैं, हम लोग एटॉमिक मास जो है बेसिकली, देखो इस टाइम पे जब मेंडेलीव ये काम कर रहे थे एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं जानता, तो कोई प्रोटॉन्स के बारे में नहीं जानता था, ना ही तो एटॉमिक नंबर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला था। इसीलिए वे भी क्या किए, उन्होंने भी एटॉमिक मास को ही इंपॉर्टेंस दिया, और उन्होंने जितने एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे, तो उस टाइम पे बेसिकली 63 एलिमेंट नोन थे, तो उन्होंने 63 एलिमेंट को पहले तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, राइट। फिर उन्होंने क्या किया, उसको एक पीरियोडिक टेबल में बिठाने की कोशिश किया, और जब उन्होंने उसे पीरियोडिक टेबल में बिठाने की कोशिश किया तो उन्होंने वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस यूज किया, या तो बेस यूज किया उनके क्लासिफिकेशन का। और उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यूज किया। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कैसी प्रॉपर्टी उन्होंने यूज किया, तो जैसे कि कोई भी एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कोई भी एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोई भी एलिमेंट की डेंसिटी क्या है, कोई भी एलिमेंट किस तरीके से ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रेट्स बनाते हैं, ये सारे चीजों को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, ये सारी चीजों को उन्होंने एक बेस माना। और इस हिसाब से वो जो एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था, उनको उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट को एक पीरियोडिक टेबल में बिठाने की कोशिश की, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही काम किया जो न्यूलैंड ने किया था। उन्होंने बोला कि हम अगर एक पहला एलिमेंट को देखते हैं और आठवां एलिमेंट को देखते हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो ठीक उसी तरीके का कुछ इन्होंने भी, मेंडेलीव ने भी यूज किया, और उन्होंने ये देखा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जब आप एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करते, तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये देखने मिलता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, और जितने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी उनको उसने, यानी कि जो मेंडेलीव जी हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, उसके अंदर उन्होंने ऐसे वर्टिकल बहुत सारे लाइन बनाए, हम बोल सकते हैं, जिसका नाम उन्होंने ग्रुप रखा, और ऐसे उन्होंने हॉरिजॉन्टल भी लाइन बनाया जिसका नाम उन्होंने पीरियड्स रखा, ठीक है। इस चीज को चलो अच्छी तरीके से समझते। तो सबसे पहले ये जो मेंडेलीव जी का क्लासिफिकेशन का तरीका था वो क्या था, उसको सीखने के पहले कुछ चीजें देख लेते। द रशियन साइंटिस्ट Mendeleev developed the periodic table during the period of 1869 to 1872। तो ये पीरियड के दौरान उन्होंने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की रचना की। उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, राइट। इंक्रीज ऑर्डर में अगर हम लोग मास के हिसाब से उसे रखते हैं तो, राइट। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बिकॉज इन्होंने आगे का पूरा रास्ता खोल दिया। इसीलिए मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो एक हमें सटीक आइडिया दे दिया कि भाई कैसे हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो न्यूली डिस्कवर एलिमेंट आने वाला है उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्था किया। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन पूरे इतिहास में साबित हुआ है। मेंडेलीव कंसिडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, नेमली दी एटॉमिक मास। देखो इन्होंने भी एटॉमिक मास को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, राइट। एज स्टैंडर्ड एंड अरेंज 63 एलिमेंट, याद रखना उनके टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे, नोन एट दैट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी 63 एलिमेंट थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया।
तो जिसका मास सबसे कम है पहले रख दिया, जिसका मास थोड़ा ज्यादा उसके बाद, इस तरीके से उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भाई सारे के सारे एलिमेंट को रख दिया। उसके बाद एक पीरियोडिक टेबल बनाया, एक हम बोल सकते हैं टेबल बनाया भाई, उसके अंदर उन्होंने उसको प्लेस करते चले गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। देखो देन ही ट्रांसफॉर्म दिस इनटू, ये जो 63 एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के, उसी को ट्रांसफॉर्म किया किसमें, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ऑफ एलिमेंट इन अकॉर्डेंस विथ, किसके हिसाब से, उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट। अब भाई ये फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सा उन्होंने देखा, केमिकल प्रॉपर्टी कौन सा उन्होंने देखा, अगर उसकी आप बात करें तो मेंडलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दोस प्रॉपर्टीज वेयर, कौन से थे, दिस वेयर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उन्होंने ध्यान दिया, क्या जो एलिमेंट को मैं सेम जगह पे रख रहा हूं, सेम ग्रुप में रख रहा हूं, क्या उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने में सिमिलर दिख रहे हैं, क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर दिख रहा है कुछ, क्या उनका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कोई सिमिलरिटी दिख रही है, क्या उनके डेंसिटी में कोई सिमिलरिटी दिख रही है, क्या उनका ऑक्साइड जो बन रहा है उनके अंदर कोई सिमिलर, इस तरीके से उन्होंने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से परखा और उसको पीरियोडिक टेबल में बिठाने की कोशिश की। तो देखो कौन कौन सा उन्होंने प्रॉपर्टी यूज किया भाई, हाइड्रेट्स चेक किया उन्होंने, ऑक्साइड चेक किया एलिमेंट्स के, मेल्टिंग पॉइंट चेक किया उन्होंने, बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, डेंसिटी चेक किया, और इस हिसाब से ये सारे जो प्रॉपर्टीज आप देख पा रहे, ये सारे प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट को उन्होंने पीरियोडिक टेबल में बिठाने की कोशिश की, ठीक है। मेंडलीव फाउंड दैट द एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर ए डेफिनाइट इंटरवल। क्या देखा उन्होंने कि जब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखते हैं तो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे पहला एलिमेंट आपने रख दिया, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा, अब मान के चलो ये टाइम के बाद जब अगला एलिमेंट आपने रखा यहां पे, तो देखा भाई पहला और इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच हो रहा, फिर आगे बढ़े, सेम टाइम के बाद वापस से मैच हो रहा है। तो उन्होंने यही देखा कि भाई जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के दिख रहे हैं, जिस हिसाब से मैंने बिठाया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के हिसाब से रिपीट हो रहा है भाई। तो जब ये उन्होंने देखा तो शॉक हो गए और उन्होंने अपना एक लॉ दे दिया। क्या लॉ दिया उन्होंने, क्या बोला, अब देखो इस चीज को कभी भी आपको भूलना नहीं, उन्होंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कोई भी एलिमेंट का जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है अगर आप उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो तो, राइट। यानी कि वही चीज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो लोग अपने आप को रिपीट करेंगे, क्या रिपीट करेंगे अगर आप लोगों ने उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सेट किया है तो। आया बात समझ में। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, एक बार वापस से रीड कर लेते, दिमाग में बिठा लेते, क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर दिस, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, दिस इज द मेंडेलीव लॉ। आया बात समझ में, ये मेंडेलीव का लॉ। अब इसकी टेबल जो है मेंडेलीव का, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो उन्होंने इस तरीके से मेंडेलीव जी ने पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसका हम प्यार से नाम क्या रखेंगे, हम प्यार से नाम रखेंगे भाई मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्लियर। चलो अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरीके से ऐसे वर्टिकल आप देख सकते हैं कॉलम बनाए, जिसका नाम उन्होंने ग्रुप रखा, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहे हैं इसका नाम उन्होंने पीरियड्स रखा। क्या रखा, पीरियड। और इसके अंदर एलिमेंट को बिठाते गए अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे इसका मास आप देख सकते हो 1 दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ उन्होंने जगह छोड़ दिया बिकॉज ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। फिर उन्होंने उसके बाद उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं लिथियम रखा है, जिसका एटॉमिक मास आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। सॉरी क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, राइट। एटॉमिक मास आपको कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो भाई ये जो है हाइड्रोजन के नीचे क्यों आ रहा है, लिथियम और हाइड्रोजन सेम ग्रुप में क्यों आ रहे, इसलिए सेम ग्रुप में आ रहे क्योंकि भाई ये देखा गया कि इनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भाई सेम दिख रहा है। यानी कि जब मैं हाइड्रोजन के ऑक्साइड को देखता हूं तो ये H2O बनाता है ऑक्सीजन के साथ, तो लिथियम भी भाई वही काम कर रहा है, LiO2O बना रहा है। सोडियम भी वही काम कर रहा है, क्या, Na2O बना रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों को कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, और इसीलिए, और देखो आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यही तो वो बोल रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी एक पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का, राइट।
तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि भाई ये सारे के सारे एलिमेंट जो सेम ग्रुप में रखा गया है, इसलिए सेम ग्रुप में उन्होंने बिठाने की कोशिश किया क्योंकि इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी मैच हो रही थी। राइट, आया बात समझ में। सिमिलरली इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, जैसे आप Mg को देख सकते हैं, जब इसको ऑक्सीजन के साथ हम लोग रखते हैं, देखो RO दिया, R मतलब एलिमेंट है, ठीक है, ये R2 मतलब भी एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम। तो अगर आप Mg की बात करोगे, R के जगह देखो Mg रख दिया, जब ऑक्सीजन के साथ रखते हो MgO बनाता है, वहीं पे आप कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रखते हो CaO बनाता है, जिंक को रखते हो तो ZnO बनाता है। इसका मतलब देखो ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, ये सारे एलिमेंट को क्या कर दिया, सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेम। तो इस तरीके से मेंडेलिव ने सक्सेसफुली जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उसको प्लेस करने की कोशिश किया। अब देखो उनकी चालाकी देखो, उन्होंने इतने सटीक तरीके से चीजों को रखा कि उनको ये बात भी पता था कि कुछ एलिमेंट डिस्कवर होने वाले फ्यूचर में, तो उन्होंने उसके लिए जगह भी छोड़ के रखा। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग कुछ गैप देख सकते हैं, राइट, इस पीरियोडिक टेबल में, तो उन्होंने यहाँ पे गैप छोड़ के रखा। उनको पता था कोई एलिमेंट आने वाला है, क्योंकि उनको पहला मास 1 मिला, उसके बाद जो एलिमेंट मिला उसका मास 7 मिला। तो ये तो क्लियर थे कि भाई 1 और 7 के बीच में कुछ एटॉमिक मास वाले एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में तो होंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे स्पेस भी छोड़ के रख दिया कि भाई जब वो डिस्कवर हो जाएंगे तो हम इसको इसमें अच्छी तरीके से बिठा सकते। जैसे अगर आप यहाँ पे R2O3 देखोगे, तो जितने यहाँ पे आपको एलिमेंट दिख रहे, इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। यानी कि आप जैसे एल्यूमिनियम की बात करो, तो जब आप एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ बिठाओगे तो आपको फॉर्मूला यही मिलने वाला है, Al2O3। जब आप लोग यहाँ पे जो भी आपको देखो, जैसे ये दिख रहा है, तो इस तरीके का जो एलिमेंट आपको इस ग्रुप में दिख रहा है, सब लोग ऑक्सीजन के साथ इस तरीके का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे, और इसीलिए हम बोलेंगे इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसके लिए इसको सेम ग्रुप में रखा, RO2 R2O5 इस तरीके से। राइट, क्लियर। तो ये है आप लोगों के मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत जबरदस्त तरीका था क्लासिफिकेशन का, और ये हम लोगों को एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रास्ता खोल के दे दिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग बातें और भी इनके बारे में अच्छी बातें कर लेते हैं। तो मेंडेलीव जी जो थे, उनको ये बात तो पता था, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया गया, उनको पता था कि एलिमेंट डिस्कवर होने वाले, बट उन्होंने ये डिस्कवरी को एक सटीक तरीके से हम लोगों को बताने की कोशिश भी की। उन्होंने कुछ एलिमेंट खुद ही प्रेडिक्ट कर दिया। जैसे उन्होंने, यहाँ पे मैं सही जगह पे नहीं रख रहा हूं, खाली लिख रहा हूं, उन्होंने बोला भाई एक होने वाला है ईका बोरॉन, ऐसे नाम दे दिया उन्होंने। एक उन्होंने बोला भाई एक होने वाला ईका एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला भाई एक होने वाला है ईका सिलिकॉन। तो ऐसे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स प्रेडिक्ट कर दिए और नाम खुद से रख दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, जब ये एलिमेंट, अच्छा इसका एटॉमिक मास भी उन्होंने बता दिया हम लोगों को, और जब ये एलिमेंट डिस्कवर, तो अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास ऐसा बताया गया, इसका 44 बताया गया, इसका 68 बताया गया, इसका 72। और जब देखो चीजें देखो, जब इन्होंने बताया, ये तो प्रेडिक्शन की है, जब वो डिस्कवर हुआ रियल में, तो हमने देखा उनका एटॉमिक मास एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा बट इसके आसपास में आया। जो इन्होंने इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी भी जो इन्होंने बताई थी एग्जैक्टली वैसी प्रॉपर्टी भी हमें मिली। तो इतने सटीक तरीके से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को सेट करने की कोशिश की। तो ये हम बोल सकते हैं भाई एक बहुत बड़ा योगदान था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, राइट। तो इनका जो ये योगदान है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, मेंडेलीव प्रेडिक्शन वर्सेस रियलिटी। तो एक एग्जांपल दिया है, जैसे आप देखो ईका एल्यूमिनियम के बारे में बताया गया, जो कि बाद में जब डिस्कवर हुआ तो इसका नाम गैलियम रख दिया गया। जो मैंने आपको बताया था पहले, ईका जो बोरॉन है वो जब डिस्कवर हुआ तो उसका नाम स्कैंडियम रख दिया गया था, और जो ईका सिलिकॉन है उसका नाम जर्मेनियम रख दिया गया था जब वो डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो आप देखो एटॉमिक मास के बारे में मेंडेलीव जी ने ईका एल्यूमिनियम उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि भाई इसका मास 68 होने वाला है। जब वो डिस्कवर हुआ उसका नाम गैलियम रखा गया और उसका मास 69.7 डिस्कवर हुआ, जो कि एकदम क्रॉस अप्रोक्सीमेशन में। इसके लिए मैं बोलूंगा भाई ये जो बात बोले थे सही बात बोले थे। उन्होंने इस एलिमेंट की डेंसिटी बताई थी 5.9 के आसपास होगी, 5.94 मिला। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बिल्कुल लो मिला, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला अगर उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा इसको, तो वो क्लोरीन का देखो यहाँ पे ये एलिमेंट है आपका कौन सा, ईका एल्यूमिनियम, और क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को ये फॉर्मूला देगा। और हम लोग ने जब उसका रिएक्शन किया प्रेडिक्शन के डिस्कवरी के बाद, इसका नाम गैलियम रख दिया था, तो देखो सेम टू सेम मिला। उसके बाद ऑक्साइड की बात की गई थी, तो उन्होंने बोला इस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा,
देखो सेम टू सेम O3 वाला ही ऑक्साइड बना है, राइट। उन्होंने बोला एम्फोटेरिक होगा, सच में एम्फोटेरिक निकला। तो इस तरीके से उन्होंने एकदम सटीक हम लोगों को बात बताई थी। तो ये हम बोलेंगे भाई मेंडेलीव जी का ये एक मेरिट है, मेंडेलीव जी का एक जबरदस्त आविष्कार है, एक डिस्कवरी है, एक क्लासिफिकेशन है, राइट। तो इसलिए सब लोग एक बार जोर से बोलेंगे मेंडेलीव जी की जय। ठीक है, चलो। तो ये आप लोगों का पीरियोडिक टेबल का प्रेडिक्शन और रियलिटी के बारे में हमने मेंडेलीव जी का सीख लिया। अब उनके मेरिट्स के बारे में सीख लेते। अब मेरिट्स क्या है, तो देखो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे उसका एटॉमिक मास जो बताया गया था, उसके अंदर जब वो लोग वो प्लेस कर रहे थे, मेंडेलीव जी प्लेस कर रहे थे एलिमेंट्स को, तो उनको ऐसा लगा कि प्लेस करते टाइम कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में दिक्कत दिख रही थी, क्योंकि वो बराबर प्लेस नहीं हो रहे थे। उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है किसी एलिमेंट के साथ मैच हो रही थी, लेकिन वो मैच अगर हो रही है तो उसका जो एटॉमिक मास उस टाइम बताया गया था वो होना नहीं चाहिए। तो इस चीज को लेकर वो थोड़ा सा ये थे, और उन्होंने बाद में उसके मास को करेक्ट कर दिया। जैसे एक एग्जांपल दिया गया, अगर आप बोलोगे रिवीजन ऑफ एटॉमिक मास, देखो मेंडेलीव रिवाइज द एटॉमिक मासेस, बिल्कुल रिवाइज किया, चेंज किया उन्होंने। एग्जांपल दिया है बेरिलियम, राइट। तो उस टाइम पे बेरिलियम का एटॉमिक मास बताया गया था 14.09। तो जब ये मॉडर्न पीरियड, सॉरी नॉट मॉडर्न, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में बिठा रहे थे, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से बैठ नहीं रहा था, बट इसकी प्रॉपर्टी और कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन मास की वजह से वो आगे पीछे आ रहा था, सेम ग्रुप में नहीं बैठ रहा था। तो इनको लग गया भाई कि हाँ हो सकता है इसका मास क्या है, गड़बड़ है। तो उन्होंने उसको सटीकता से बिठाने की कोशिश की, और फिर उन्होंने बोला कि भाई ये 9.4 है, इसके लिए कहीं और से उठा के 14 की जगह से उठा के पहले रखा गया, फिर उन्होंने अरे सही ग्रुप में आ गया, राइट। तो ये बोरॉन के आगे रख दिया गया बाद में, पहले बोरॉन के बाद में था। उसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, अब उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई न्यू एलिमेंट आने वाला है, ई का सिलिकॉन आएगा, ई का एल्यूमिनियम आएगा, ई का बोरॉन आएगा, ये उसका एटॉमिक मास होगा, और उसके बाद प्रेडिक्शन सही निकला, राइट। तो वो बात है जो हमने ऑलरेडी देखा, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो स्कैंडियम ई का बोरॉन बोला गया था, इसको ई का एल्यूमिनियम बोला गया था, इसको ई का सिलिकॉन बोला गया था। नो प्लेस फॉर नोबल गैस। अब देखो उन्होंने अपने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में कोई नोबल गैस के लिए जगह नहीं छोड़ा था, इनर्ट गैस के लिए जगह नहीं छोड़ा था, लेकिन जब वो डिस्कवर हुआ बाद में, तो उन्होंने एकदम सही तरीके से एक जीरो को ग्रुप बना के उसके अंदर उसको प्लेस किया विदाउट डिस्टर्बिंग दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, और वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट भी हो गया। तो ये भी एक उनके लिए हम बोल सकते हैं बहुत बड़ी हासिल चीज थी, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी चीज हासिल किया। नो प्लेस फॉर नोबल गैस, मेंडेलीव डिड नॉट कीप एनी प्लेस फॉर, कोई नोबल गैस के लिए जगह नहीं छोड़ा। Later, when noble gas were discovered towards the end of the 19th century, he added zero group without disturbing his table. In this way, noble gas were fitted very well. अच्छी तरीके से उसके अंदर फिट हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये मेंडेलीव जी का एक मेरिट है, यानी कि उनका एक हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आता है डीमेरिट्स। अब देखो मेरिट्स के साथ कुछ डीमेरिट्स भी आ जाता है, जैसे जो पहले साइंटिस्ट डॉबिन आया, उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, कैल्शियम के बाद काम नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से इसके अंदर भी कुछ ना कुछ अड़चन आया था। उस अड़चन को, उस डीमेरिट को डिस्कस कर लेते। तो भाई क्या अड़चन आया था, तो सबसे पहला अड़चन ये आया था कि कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास सेम थे, अब प्रॉपर्टी अलग होने की वजह से उनको सेम ग्रुप में नहीं रखा जा पा रहा था। तो ये भाई थोड़ी चुनौती हो गई उनके लिए कि भाई इनको रखे कहां पे। तो जैसे देखो कोबाल्ट एंड निकल हैव सेम एटॉमिक मास 59, सो देयर वाज एम्बिगिटी इन देयर सीक्वेंस इन मेंडेलीव पीरियोडिक। उनका सीक्वेंस क्या होगा, कहां पे रखा जाएगा, ये अब सेम ग्रुप में तो रख नहीं सकते, सेम जगह पे भी दो एलिमेंट को रख नहीं सकते, क्योंकि हम लोग एलिमेंट को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, राइट है। प्रॉपर्टी देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो भाई मास तो सेम है लेकिन प्रॉपर्टी अलग है। तो थोड़ा सा उनको चिंता हो गया, थोड़ा सा वो अटक गए, फंस गए कि भाई ये दोनों में से हम लोग किस तरीके से इनका प्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम रिगार्डिंग आइसोटोप्स। अब जो आइसोटोप्स होते हैं वो एलिमेंट्स के ही हम बोल सकते हैं रिश्तेदार होते हैं। तो अगर वो एलिमेंट के रिश्तेदार होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन भाई उनका मासेस अलग अलग होता है, मास अलग अलग होता है। जैसे कार्बन की बात करूं तो ये हमारा प्योर कार्बन है, तो आइसोटोप जो होता है उसका एटॉमिक मास 14 हो जाता है, कुछ आइसोटोप का एटॉमिक मास 13 हो सकता है, राइट। और प्योर कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो ये कार्बन है, इसका मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन मास तो अलग अलग है। अगर मास बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है तो एक के बाद एक आएंगे। अब प्रॉपर्टी सेम है तो एक ही ग्रुप में आने चाहिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया।
तो आइसोटोप के लिए उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो दिस क्रिएटेड डिफिकल्टी इन प्लेसिंग द आइसोटोप इन द टेबल। तो आइसोटोप को किस जगह पे रखा जाए, ये वाला जो सटीकता था ये हमें नहीं पता चल पा रहा था। उसके बाद अनइवन इंक्रीज इन एटॉमिक मास, हाँ अब उन्होंने जो जगह बीच में छोड़ा था, ये जगह जो बीच में छोड़ा था उन्होंने, इसके लिए वो कंफर्म नहीं थे कि भाई इतने जगह में जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाला बैठ जाएगा या इससे ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर होगा, इसलिए नहीं थे बिकॉज जो एटॉमिक मास बढ़ रहा था एलिमेंट का, तो जैसे पहले का एलिमेंट का एटॉमिक मास 1 है तो अगले वाले का 2, अगले वाले का 3, अगले वाले का 4, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो क्लियर पता चल रहा है कि भाई अगर मुझे 1 और 7 मिला है तो बीच में 2, 3, 4, 5, 6 ही आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास 1 था तो किसी का 1.02 था, उसके बाद 3.5 भी था। तो अब भाई यहां पे एटॉमिक मास का जो इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्म तो नहीं है, इवन नहीं है। अब इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि भाई कितने एलिमेंट बीच में डिस्कवर हो सकते हैं, ये वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। सो व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, द इंक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म, इंक्रीज यूनिफॉर्म नहीं था। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन द टू हेवी एलिमेंट्स। आया बात समझ? अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम था। क्यों? हाइड्रोजन भाई एक ऐसा बंदा है जो बहुत सारे एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर मैच करवा लेता है। तो भाई कौन से एलिमेंट के साथ इसको रखा जाए? तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं, यहां पे देखो, अगर आप यहां पे देखोगे तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसको ग्रुप नंबर 1 में रखा गया। देखो आप, ग्रुप नंबर 1 में रखा गया। क्यों? क्योंकि वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर इस तरीके के एलिमेंट के साथ सेम टू सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। इनके वैलेंसी सेम है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी ये आसपास है, तो ये प्रॉपर्टी तो इनका दिखा रहा है। अगर इनके साथ में ऑक्साइड बनाओ तो इसका ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है, इसके साथ भी मैच हो रहा है इसके, मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये एलिमेंट के सेम है तो इसके साथ रहेगा। लेकिन भाई ये देखा गया कि ये जो हाइड्रोजन बंदा है, वो हाइड्रोजन बंदा जो है यहां पे वो ग्रुप नहीं दिखाया गया, ग्रुप नंबर 17, तो उसको मैं अलग से आपको बता देता हूं। चलो यहां पे इसमें जब हाइड्रोजन को देखा गया, हाइड्रोजन को पहले किसके साथ रखा गया? सोडियम के साथ रखा गया, सेम ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 में। क्यों रखा गया? क्योंकि भाई हाइड्रोजन को जब क्लोरीन से रिएक्ट करवाया तो HCl बना है, सोडियम को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया तो NaCl बना, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया H2O बना, सोडियम को जब हम लोग ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा Na2O बना, हाइड्रोजन को जब सल्फर से रिएक्ट किया ये बना, सोडियम को ये। अब देखो सोडियम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बना रहे, इसका मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए हाइड्रोजन और सोडियम को एक ही ग्रुप में रखने की जरूरत थी, जो कि रखा गया था। देखो हाइड्रोजन सोडियम एक ही ग्रुप में रखा गया। लेकिन भाई हाइड्रोजन जो है वो मनमानी करता है। क्या मनमानी करता है? अब देखो यहां पे हाइड्रोजन, ध्यान देना, यहां पे हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, अब क्लोरीन अलग ग्रुप का बंदा है, तो हाइड्रोजन को जब मैंने, ध्यान देना, सोडियम के साथ रखा तो NH बना, जब मैंने क्लोरीन को भी सोडियम के साथ रखा तो NaCl बना, जब मैंने हाइड्रोजन को कार्बन के साथ रखा CH4 बना, जब मैंने क्लोरीन को भी कार्बन के साथ रखा तो CCl4 बना। तो देखो H4Cl4, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन जैसा भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। इसका मतलब मेरे को हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ भी रखना पड़ेगा। किसके साथ रखना पड़ेगा? क्लोरीन के साथ। देखो यहाँ पे क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन को मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जैसी है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भाई इसकी जैसी भी। तो अब भाई हाइड्रोजन को रखा किधर जाए, इसके लोग इस चीज को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो ये चीज जो थी ये डीमेरिट थी। देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटी विद बोथ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 के मेटल्स, उसके साथ सिमिलैरिटी दिखा रहा है, बट हेलोजन के साथ भी दिखा रहा है, हेलोजन के साथ भी दिखा रहा है, जो ग्रुप 8 में रखा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप 8 में रखा गया, देखो ग्रुप 8 में, सॉरी 7 में, राइट, इसके साथ भी वो क्या दिखा रहा था? सेम सिमिलैरिटीज दिखा रहा था। तो भाई ये प्रॉब्लम था, देयरफॉर इट्स करेक्ट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल कुड नॉट बी आइडेंटिफाई, इसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये चीज है, राइट। तो इस तरीके से जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है बहुत सटीक तरीके से बनाया गया पीरियोडिक टेबल था, बहुत दिमाग लगा के बनाया गया पीरियोडिक टेबल था, जो आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रास्ता खोल दिया। इसके लिए मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल हम बोल सकते हैं हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोड़ लेके आया था, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आया था, राइट।
तो हम लोगों ने आज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ लिया, उनके क्या मेरिट्स थे, उनके क्या डीमेरिट्स थे, सारे समझ लिए। अब कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो आपसे बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो फटाक से लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।